हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा हेमाटोलॉजी का सेकंड लेक्चर है जिसमें बेसिकली आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आरबीसी की पैथोलॉजी के बारे में। बट आरबीसी की पैथोलॉजी समझने से पहले हमें आरबीसी की फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, क्योंकि फिजियोलॉजी का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शन और पैथोलॉजी का मतलब होता है एबनॉर्मल फंक्शन। तो जब आपको किसी चीज़ का नॉर्मली नहीं पता होगा तो आप एबनॉर्मल कैसे समझेंगे। तो वैसे तो आरबीसी की जो फिजियोलॉजी है उसको हमने ब्लड फिजियोलॉजी वाली यूनिट में फर्स्ट ईयर के सिलेबस में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से फुल डिटेल देख सकते हैं। यहाँ इस लेक्चर में हम बेसिक जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पैथोलॉजी में हमारे काम आनी है उनको बहुत जल्दी क्विकली हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम आरबीसी का एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट समझेंगे, इसका आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, इरेथ्रोपोसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे आरबीसी की, उससे रिलेटेड जो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनको डिस्कस करेंगे, आरबीसी इंडिसेस को डिस्कस करेंगे एंड फिर इन सब सारी चीज़ों के बाद हम आरबीसी की पैथोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी को जो हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रो मींस होता है रेड और साइट्स का मतलब होता है सेल्स, तो इरेथ्रोसाइट्स मतलब रेड सेल्स। अब आरबीसी होता क्या है तो आपको पता है, आपका जो ब्लड होता है उसमें मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होती है ब्लड सेल्स। ब्लड का जो 55% हिस्सा होता है वो प्लाज्मा बनाता है और रेस्ट 45% हिस्सा जो होती है वो ब्लड सेल्स बनाती हैं। अभी ब्लड सेल्स मेनली तीन तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आउट ऑफ दिस 45%, इस 45% को अगर हम 100% मान लें, ठीक है, तो इसका 99% जो होता है वो आरबीसी होती है। कहने का मतलब ये है जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं, जितनी भी ब्लड सेल्स हमारे अंदर प्रेजेंट होती हैं, उन ब्लड सेल्स का 99% हिस्सा किसके द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है? आरबीसी के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। रेस्ट 0.1% जो होती हैं वो क्या होती हैं? डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, एंड 0.9 क्या होती है? प्लेटलेट्स होती हैं। तो 99% ये है, बचा 1%, तो 1% में 0.1% जो होती है वो डब्ल्यूबीसी होती है एंड 0.9% क्या होती है? प्लेटलेट्स होती है। सो आरबीसी यहां से आप क्या कह सकते हैं? इट इज अ मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स। ब्लड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ब्लड सेल्स आरबीसी। कैसी होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, रेड कलर की होती है। इनका कलर रेड क्यों होता है? हमने इनको क्या बोला था? रेड सेल बोला था ना, इरेथ्रोसाइट्स मतलब रेड सेल्स। रेड इसलिए होती हैं क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट का नाम होता है हीमोग्लोबिन, जो कि कलरिंग पिगमेंट होता है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें, एक एडल्ट मेल के अंदर इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 5 to 5.5 मिलियन क्यूबिक mm, और एडल्ट फीमेल के अंदर इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4.5 to 5 मिलियन क्यूबिक mm मिलीमीटर। नॉर्मल शेप की बात करें तो बाइकॉन्केव होती हैं और डिस्क शेप होती हैं, ठीक है। प्लेट थाली जैसी होती है ना, थाली जैसी होती है, बाइकॉन्केव डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इनके साइज की बात करूं तो इनका जो नॉर्मल साइज होता है उसकी जो डायमीटर होती है वो होती है 7.2 माइक्रोमीटर। ओके, साइटोस्केलेटन की बात करें तो आपको पता है इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस के साथ साथ इसके अंदर अदर जो सेल ऑर्गेनलीज हैं वो सारी सेल ऑर्गेनली एब्सेंट होती हैं। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली होती हैं वो आरबीसी के अंदर एब्सेंट होती हैं, इसलिए इनके अंदर ईआर भी एब्सेंट होता है। और ईआर जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये किसी भी सेल का साइटोस्केलेटन बनाता है। क्या बनाता है? साइटोस्केलेटन बनाता है। तो साइटोस्केलेटन क्या होगा? जो ईआर वाला साइटोस्केलेटन है वो इनके अंदर एब्सेंट होगा। साथ ही साथ इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है तो इनके अंदर जो एनर्जी फॉर्म होगी वो किस प्रोसेस से होगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन से। किससे? एनारोबिक रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस से। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर ईआर एब्सेंट है। ईआर एब्सेंट है तो मतलब ईआर वाला साइटोस्केलेटन नहीं प्रेजेंट होगा। तो इनका साइटोस्केलेटन कैसे बनता है? तो इनका साइटोस्केलेटन जो होता है, स्पेशल साइटोस्केलेटन इनके अंदर प्रेजेंट होता है एंड दिस स्पेशल साइटोस्केलेटन इज मेड बाय द एक्टिन एंड द स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। These actin and spectrin protein helpful to maintain the biconcave and disc shaped structure of the RBC. ओके, अच्छा, अगर ये स्पेक्ट्रिन प्रोटीन एब्सेंट हो तो क्या होगा? अगर ये स्पेक्ट्रिन प्रोटीन एब्सेंट होगी तो आरबीसी कैसी हो जाएगी? बाइकॉन्केव से ग्लोबुलर हो जाएगी, और उस ग्लोबुलर आरबीसी को हम क्या बोलेंगे? फिर स्फेरोसाइटिक आरबीसी बोलेंगे, जो कि एक तरह की एबनॉर्मेलिटी है, क्योंकि नॉर्मल से बाइकॉन्केव होती है। स्पेक्ट्रिन प्रोटीन एब्सेंट होगी तो इट कन्वर्ट इनटू द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एंड दिस आरबीसी इज नोन एज स्फेरोसाइटिक आरबीसी। सो दिस वाज नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी। अब हम पढ़ेंगे आरबीसी का फॉर्मेशन के बारे में, दैट इज इरेथ्रोपोइसिस। हम पढ़ेंगे आरबीसी का फॉर्मेशन क्या होता है। आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं? इरेथ्रोपोइसिस, ठीक है। इरेथ्रो मतलब रेड सेल और पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, रेड सेल का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कहां होगा? बोन मैरो में होगा, ठीक है। तो ये आपका बोन मैरो है, ये आपका क्या है? बोन मैरो है। जो डिब्बा बना हुआ है रेक्टेंगुलर, दिस इज बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर क्या होती हैं? स्टेम सेल्स होती हैं। कौन सी स्टेम सेल्स होती हैं? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं। ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जब डिवाइड करती हैं और डिफरेंशिएट करती हैं तो ये टू ग्रुप्स में डिफरेंशिएट करती हैं। वन इज कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स एंड अनदर ग्रुप इज कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। तो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जब डिफरेंशिएट करती हैं तो दो बनाती हैं, कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स एंड द कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स।
देखो ये जो कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं ये बनाएंगी बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। इन सबके अलावा जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं वो सारी ब्लड सेल कौन बनाएगा? दिस कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। तो व्हाट आई सेड, कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स क्या बनाएंगी? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। इन लिम्फोसाइट्स के अलावा हमारी जितनी ब्लड सेल्स होती हैं, वेदर इट इज आरबीसी, वेदर इट इज डब्ल्यूबीसी, वेदर इट इज प्लेटलेट्स, जितनी भी सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, वो सब कौन बनाएगा? दिस इज कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। अब जो कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं ये अगेन डिफरेंशिएट होती हैं अ ग्रुप ऑफ सेल्स में जिनका नाम है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स। ये कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट जो होती हैं ये डिफरेंशिएट करती हैं 3 ग्रुप्स में, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट एंड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट्स। इसमें जो आपकी ये वाला जो ग्रुप है जिसको हम बोल रहे हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट्स, ये हमारा क्या बनाता है? आरबीसी बनाता है। लेकिन जब ये आरबीसी बनाता है तो ये कई सारे स्टेजेस से गुजरता है। कैसे? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट जो होता है ये डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करके प्रोरेथ्रोसाइट्स बनाता है। वो डिवाइड करके अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बनाती हैं, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट डिफरेंशिएट करके इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट बनाती हैं, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट डिफरेंशिएट करके लेट नॉर्मोब्लास्ट बनाती हैं, लेट नॉर्मोब्लास्ट डिफरेंशिएट करके रेटिकुलोसाइट्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? रेटिकुलोसाइट्स। और यही रेटिकुलोसाइट्स बोन मैरो से कहां एंटर कर जाती हैं? ब्लड वेजल्स में एंटर कर जाती हैं। तो ब्लड वेजल में एंटर करने वाली जो पहली सेल होती हैं ऑफ द आरबीसी वो होती हैं रेटिकुलोसाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। रेटिकुलोसाइट्स वो पहली सेल्स हैं जो बोन मैरो से निकल के किसके अंदर जाती हैं? इसमें ब्लड वेजल में जाती हैं। फिर ब्लड वेजल में 1 या 2 दिन बाद ये मैच्योर होकर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो दीज रेटिकुलोसाइट्स एंटर इनटू द ब्लड वेजल एंड आफ्टर 1 to 2 days इनका मैच्योरेशन होता है रेटिकुलोसाइट्स का एंड दे कन्वर्ट इनटू द मैच्योर आरबीसी। अब देखो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है ना, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट से लेकर और ये मैच्योर आरबीसी बनने का जो ये एक प्रोसेस है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसमें हमारे बहुत सारी काम की चीजें आने वाली हैं, ठीक है? तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ इरेथ्रोसाइट्स आरबीसी, तो इसको कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट से लेकर कहां तक? आरबीसी, मैच्योर आरबीसी बनने तक का जो प्रोसेस है इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट्स हैं ये डिवाइड करेंगी तो ये बनाएंगी प्रोनॉर्मोब्लास्ट। क्या बनाएंगी? प्रोनॉर्मोब्लास्ट बनाएंगी। यही तो मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले। देखो वही है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट्स क्या बना रही है? नॉर्मोसाइट्स बना, प्रोरेथ्रोसाइट्स बना रही है। क्या बना रही है? प्रोरेथ्रोसाइट्स बना रही है, या इनको बोलते हैं प्रोनॉर्मोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? प्रोनॉर्मोब्लास्ट बना रही है। यही सब कुछ हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो जो हमारी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट्स थी ये बना रही है प्रोनॉर्मोब्लास्ट या प्रोरेथ्रोब्लास्ट, ठीक है? अच्छा, ये जब डिवाइड करती हैं तो ये बनाती हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट को हम क्या बोलते हैं? बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट डिवाइड करती हैं तो बनाती हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट को दूसरे टर्म में हम कहते हैं, इस टर्म को याद रखना आगे काम आएगा, पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। इस स्टेज की खास बात क्या है? इस स्टेज की खास बात यह है क्योंकि हीमोग्लोबिन जो था वो फर्स्ट टाइम इसी स्टेज में अपीयर हुआ था। इससे पहले जो आरबीसी की स्टेजेस हैं उनमें हीमोग्लोबिन अपीयर नहीं था। हीमोग्लोबिन आपको पहली बार कब दिखेगा? इन द इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि हीमोग्लोबिन पहली बार कब अपीयर हुआ? इन द इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट जब डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करेंगी तो वो बनाती हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट, और लेट नॉर्मोब्लास्ट को ही हम कहते हैं ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। जब ये लेट क्रोमोब्लास्ट डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करती हैं तो ये बनाती हैं रेटिकुलोसाइट्स। क्या बनाती हैं? रेटिकुलोसाइट्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रेटिकुलोसाइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये वो फर्स्ट सेल है जो कहां एंटर की थी? हमारे ब्लड में एंटर की थी। इससे ऊपर की जितनी भी चीजें, इससे ऊपर की, यहां से ऊपर रेटिकुलोसाइट से ऊपर की जितनी भी चीजें ये कहां प्रेजेंट है? बोन मैरो में प्रेजेंट है। रेटिकुलोसाइट्स वो पहली सेल है जो किसमें एंटर की है? ब्लड वेजल में एंटर की है, ब्लड के अंदर एंटर कर चुकी है, पेरिफेरल ब्लड में एंटर कर चुकी है, ठीक है? और खास बात क्या है? इससे ऊपर की जो सेल्स थी, यहां से ऊपर की जितनी भी सेल्स थी उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता था। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता था। बोन मैरो में जो आरबीसी होती हैं उनके पास न्यूक्लियस होता है, बट जब ये बोन मैरो से निकल के बाहर ब्लड वेजल्स में आती हैं यानी कि रेटिकुलोसाइट्स, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। यानी रेटिकुलोसाइट से पहले की जो स्टेजेस हैं, इससे ऊपर की जो स्टेजेस हैं, उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट था, बट यहां जो बाद की स्टेजेस हैं रेटिकुलोसाइट्स और मैच्योर आरबीसी, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। रिपीट अगेन, रेटिकुलोसाइट्स और मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। इससे एवं जो भी स्टेजेस थी उनके पास न्यूक्लियस होता है। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जब आप कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो साइज डिक्रीज करता है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी मैच्योर आरबीसी होगी वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट साइज की होगी। क्या होगी, स्मॉलेस्ट साइज की होगी। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू। एक और बात आपको बतानी है, इस कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट से मैच्योर आरबीसी तक बनने का जो टाइम है वो होता है 7 डेज। कितना, 7 डेज। कितना, 7 डेज। लेकिन अगर मैं पूछूं रेटिकुलोसाइट्स बनने तक का, 5 डेज। कितना, 5 डेज। तो इस कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट से रेटिकुलोसाइट बनने का टाइम 5 या 6 डेज। कितना, 5 या 6 डेज। लेकिन अगर मैं पूछूं मैच्योर आरबीसी बनने का टाइम 7 डेज। तो ये बीच में जो गैप है ना 1 से 2 डेज का, 1 या 2 डेज का, इसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन टाइम। क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन टाइम। मैच्योरेशन टाइम आगे इंपॉर्टेंट है, काम आएगा मैच्योरेशन टाइम। ठीक है, इतना क्लियर है आप। ठीक है, अब मैं इस टॉपिक में, ये जो आपको सामने दिख रहा है, इस टॉपिक में बेसिकली मैं इस रेटिकुलोसाइट के बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा। इस रेटिकुलोसाइट के बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा। उसका रीजन है, हमारी जो भी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन होती है वो इस रेटिकुलोसाइट के अराउंड ही घूमती रहती है, क्योंकि ये रेटिकुलोसाइट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोन मैरो की एक्टिविटी जानने के लिए। क्योंकि इससे पहले की जितनी भी सेल्स थी वो बोन मैरो में प्रेजेंट थी। ये वो पहली सेल है जो बोन मैरो से निकल के ब्लड में आई है। तो अगर हम इसको चेकआउट कर लें तो हम बोन मैरो के फंक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारे लिए ब्लड का सैंपल लेना इजी होता है एज कंपेयर टू बोन मैरो सैंपल। तो बोन मैरो का फंक्शन जानने के लिए आप बोन मैरो का सैंपल लें या फिर ब्लड का वो सैंपल ले लें जिसमें रेटिकुलोसाइट्स है। रेटिकुलोसाइट्स से पता कर लें, क्योंकि ये रेटिकुलोसाइट्स इमीडिएटली कहां से आ रही हैं, बोन मैरो से आ रही हैं। तो बोन मैरो का हालचाल बता देंगी, आपको बोन मैरो कल्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई दिस रेटिकुलोसाइट हैव ओन इट्स इंपोर्टेंस, इनकी इंपोर्टेंस होती है। ठीक है, चलिए इन रेटिकुलोसाइट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। इन रेटिकुलोसाइट्स को बेसिकली हम बोलते हैं पॉलीक्रोमेटाफिल। और क्या बोला जाता है इनको, पॉलीक्रोमेटाफिल। ठीक है, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। इससे पहले जस्ट पहले मैंने एक स्टेज बताई थी, ये वाली इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। और इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट को मैंने क्या बोला था, पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। लेकिन यहां मैं क्या बोल रहा हूं, पॉलीक्रोमेटाफिल। डिफरेंस है, दिस इज पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, दिस इज पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट एंड दिस इज पॉलीक्रोमेटाफिल। Reticulocytes are also known as polychromatophil and the intermediate normoblast is also known as the polychromatic normoblast। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, कोई रिश्ता है? इनके नाम इतने सिमिलर क्यों हैं? तो इनके बीच में रिश्ता देखते हैं। ठीक है, देखो चाहे रेटिकुलोसाइट्स हो चाहे पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट हो, इनको हम जो स्टेन करते हैं, इनके लिए जो स्टेन यूज करते हैं वो होता है हमारा रोमनवेस्की फैमिली का स्टेन होता है और उस स्टेन का नाम होता है राइट-जीस्मा स्टेन। जब हमने राइट-जीस्मा स्टेन से पॉलीक्रोमेटाफिल यानी कि रेटिकुलोसाइट्स को स्टेन किया और पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट को स्टेन किया तो हमें क्या मिलता है, देखते हैं। तो जब हम रेटिकुलोसाइट्स को स्टेन करते हैं तब हमें मिलता है ब्लूइश ग्रे कलर का, ब्लूइश ग्रे टू पिंकिश कलर, ब्लूइश ग्रे टू पिंकिश रेंज मिलती है, वरी करता है, समवेयर ब्लूइश ग्रे समवेयर पिंकिश। सो व्हेन यू स्टेन विद द राइट-जीस्मा स्टेन रेटिकुलोसाइट्स then reticulocytes gives bluish gray to pinkish color staining। ठीक है, और ये दिस ब्लूइश ग्रे कलर एंड पिंकिश कलर किसकी वजह से आता है, ड्यू टू द रेजिडुअल आरएनए एंड द हीमोग्लोबिन दैट इज मिक्स। ओके, लेकिन जब हमने इसी स्टेन से पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट को स्टेन किया देन वी गेट ग्रेस ब्लू कलर एंड दिस ग्रेस ब्लू कलर इज ड्यू टू द साइटोप्लाज्म एंड द राइबोसोम एंड द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस दैट इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, राइट-जीस्मा स्टेन से जब आप रेटिकुलोसाइट को स्टेन करते हैं तो ये पिंकिश कलर देती हैं, ब्लूइश ग्रे कलर देती हैं एंड दिस कलर इज ड्यू टू द रेजिडुअल आरएनए एंड द हीमोग्लोबिन। एंड पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट को जब आप स्टेन करते हैं इट गिव्स ग्रेस ब्लू कलर एंड दिस ग्रेस ब्लू कलर इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म एंड द राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। एक खास बात, ये तो सिमिलरिटी कुछ हमने दिखाई, एक डिफरेंस है। जो पॉलीक्रोमेटाफिल्स होती हैं एंड रेटिकुलोसाइट्स होती हैं, इनको हम एक स्टेन से और स्टेन करते हैं जिसका नाम है सुप्रावाइटल स्टेन एंड दिस सुप्रावाइटल स्टेन डू नॉट यूज इन द पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। क्यों करते हैं सुप्रावाइटल स्टेन से स्टेनिंग? जो सुप्रावाइटल स्टेन होता है, इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसके एग्जांपल होता है न्यू मिथाइलिन ब्लू एंड द ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू। जब हम सुप्रावाइटल स्टेन से रेटिकुलोसाइट्स को स्टेन करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके के ब्लू ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। दिस काइंड ऑफ ब्लू ग्रेन्यूल्स आर सीन व्हेन वी स्टेन रेटिकुलोसाइट्स विद द सुप्रावाइटल स्टेन। ये जो आपको ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहे हैं ना, बेसिकली ये क्या है, आरएनए है। ये क्या है, आरएनए है, रेटिकुलम है, आरएनए है या फिर रेटिकुलम है, इसलिए हम इन सेल्स को बोलते हैं रेटिकुलोसाइट्स। तो आपको पता चला कि इनको रेटिकुलोसाइट्स क्यों कहा गया। व्हेन वी स्टेन वाई सुप्रावाइटल स्टेन दैट इज न्यू मिथाइलिन ब्लू
तो उस टाइम पे जब हम स्टेनिंग करते हैं रेटिकुलोसाइट्स की, तो हमें इस तरीके के ब्लू ब्लू क्या देखने को मिलते हैं, ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं. दिस ब्लू ब्लू ग्रेन्यूल्स आर रेटिकुलम और आरएनए, सो वी कॉल देम एज अ रेटिकुलोसाइट्स. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. देखो इस सुप्रावाइटल स्टेन जो है ना, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसकी खास बात क्या है. ये लिविंग स्टेट आरएनए को वो करता है, स्टेन करता है. देखो आरएनए का पता है कि खास बात क्या है. अगर आरएनए आपको स्टेनिंग तभी देगा जब ये लिविंग स्टेट में होगा. किसमें होगा, लिविंग स्टेट में होगा. जब ये डेड स्टेट में होगा तो ये नहीं देगा, तो ये स्टेनिंग कलर नहीं देगा, विजिबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो अदर स्टेन होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली मेथनॉल यूज करते हैं या कोई ना कोई अल्कोहल यूज करते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, आरएनए की डेथ हो जाती है. और जब आरएनए की डेथ हो जाती है तो फिर वो लिविंग स्टेट में नहीं रहता, तो वो स्टेनिंग नहीं देता. सो आरएनए ऑन स्टेनिंग शो कलर ओनली इन द लिविंग स्टेट. अगर हम कोई अदर स्टेन यूज करेंगे तो उसमें अल्कोहल होती है एंड दैट वेनेस द आरएनए. और क्योंकि आरएनए लिविंग स्टेट में नहीं रह जाएगा तो कोई भी स्टेनिंग नहीं मिलेगी, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो दिस इज द यूज ऑफ सुप्रावाइटल स्टेनिंग. कि सुप्रावाइटल स्टेनिंग का खास यूज क्या है. एंड द बेस्ट स्टेन इन द सुप्रावाइटल स्टेन इज द न्यू मिथाइलिन ब्लू. तो ये तो हमने बात करी रेटिकुलोसाइट्स से रिलेटेड स्टेनिंग की, रेटिकुलोसाइट्स से रिलेटेड स्टेनिंग के बारे में बात करी. रेटिकुलोसाइट्स से रिलेटेड हमें और भी बहुत सारी बातें करनी है. अब हम बात करेंगे रेटिकुलोसाइट्स काउंट के बारे में. तो अब हम थोड़ा क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन की तरफ आ रहे हैं एंड हमने किसी का ब्लड सैंपल लिया एंड वी आर काउंटिंग रेटिकुलोसाइट्स इन देम. क्यों काउंट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना, रेटिकुलोसाइट्स इज जस्ट कमिंग फ्रॉम द बोन मैरो. तो अगर आप रेटिकुलोसाइट को काउंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बोन मैरो का जो फंक्शन है उसको आप चेकआउट कर रहे हैं. सो रेटिकुलोसाइट्स इज अ लेबोरेटरी टेस्ट जिसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं परसेंट ऑफ रेटिकुलोसाइट्स इन द ब्लड, कि एक पर्सन के ब्लड में कितनी रेटिकुलोसाइट्स प्रेजेंट है. एडल्ट के केस में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5 to 2% ऑफ द टोटल आरबीसी. एंड इन द केस ऑफ चिल्ड्रन एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड इट्स वैल्यू वरी फ्रॉम द 2 to 6% ऑफ द टोटल आरबीसी. इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कर रहे हैं हम इस जांच को, टू इंडिकेट द बोन मैरो एबिलिटी टू प्रोड्यूस आरबीसी. ये चेक करने के लिए कि आपको बोन मैरो सही तरीके से आरबीसी बना रहा है कि नहीं बना रहा है. क्लिनिकल कंडीशन क्या हो सकती है कि आपको ये जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो इंक्रीज मिले या डिक्रीज मिले. इंक्रीज किस केस में मिलता है आपको, किसी पर्सन के अंदर एक्यूट ब्लड लॉस हुआ हो, उसका ब्लड लॉस हो गया होगा तो उसके अंदर ब्लड की कमी होगी, तो आपकी बॉडी उस डेफिशिएंसी को क्या करना चाहती है, कंपेंसेट करना चाहती है. तो आपकी बॉडी ने ब्लड बनाना रैपिडली स्टार्ट किया गया होगा, तो उस वजह से रेटिकुलोसाइट का काउंट का इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है. अच्छा, किसी को हिमोलाइटिक एनीमिया हो रखा है तो बॉडी कंपेंसेट करना चाह रही है, रेटिकुलोसाइट बना रही है बहुत जल्दी. या किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, एनीमिक ट्रीटमेंट चल रहा है विद द हेल्प ऑफ द आयरन एंड फॉलिक एसिड. तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दैट एक्सटर्नल आयरन एंड फॉलिक एसिड आरबीसी हाई फॉर्म देखने को मिल रही है, रेटिकुलोसाइट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है. या किसी का बोन मैरो सेपरेशन हो गया था, दैट इज रिकवरिंग. इन दैट केस आपको रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज देखने को मिलता है. डिक्रीज किसी का बोन मैरो फेलियर हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की, क्रोनिक डिसीज रही हो लाइक किडनी फेलियर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म. किडनी फेलियर आपको पता है एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन होता है, किडनी बनाती है, दैट एक्ट एंड फॉर्म द ब्लड सेल्स. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेटिकुलोसाइट काउंट. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट, दैट इज CRC. CRC और RC में क्या डिफरेंस है. RC इज नॉट मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू CRC. CRC इज मोर एक्यूरेट. कैसे, क्यों, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट CRC, दैट इज करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट. कैसे निकालते हैं, CRC इज इक्वल टू RC यानी रेटिकुलोसाइट काउंट जो हमने ऊपर पढ़ा था इनटू पैक्ड सेल वॉल्यूम ऑफ द पेशेंट अपॉन द पैक्ड सेल वॉल्यूम ऑफ द नॉर्मल मैन. अब ये हेमेटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है आगे चल के बहुत डिटेल में समझाएंगे क्या होता है. अभी थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं. किसी इंसान का ब्लड है, उसके कंप्लीट ब्लड में आरबीसी कितना परसेंट ऑक्युपाई करके बैठी है, दैट इज PCV और SCT. लाइक मान लो ये एक ब्लड वेसल है, इसमें ये ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज 100%, दिस इज 100%. तो इस 100% ब्लड का आरबीसी कितना ऑक्युपाई करके बैठी है, आरबीसी कितना ऑक्युपाई करके बैठी है, कितना परसेंट आरबीसी ने ऑक्युपाई कर रखा है इस 100% ब्लड का, दैट इज हेमेटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम. इसकी जो वैल्यू होती है नॉर्मल पर्सन के अंदर वो होती है 45. कितना होती है, 45. So the corrected reticulocyte count is reticulocyte count into the hematocrit or packed cell volume of the patient upon hematocrit or packed cell volume of the normal person. ठीक है, it is better than the RC. Corrected reticulocyte count जो होता है वो more reliable होता है
ज्यादा अच्छा टेस्ट होता है रेज कंपेयर टू रेटिकुलोसाइट काउंट टू डिटेक्ट बोन मैरो फंक्शन। रीजन क्या है? देखो, रेटिकुलोसाइट हमने जो बताया था वो क्या था? रेटिकुलोसाइट हमने क्या बताया था? नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स। आरसी क्या बताया था हमने? रेटिकुलोसाइट काउंट क्या बताया था? नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स अपॉन टोटल आरबीसी इनटू द 100। यही तो था रेटिकुलोसाइट्स काउंट। क्या था कि ब्लड में कितनी रेटिकुलोसाइट प्रेजेंट है, दैट इज रेटिकुलोसाइट काउंट। तो यानी कि नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स अपॉन टोटल आरबीसी इनटू 100, दिस इज रेटिकुलोसाइट काउंट। एंड करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट क्या है? आरसी इनटू द हेमेटोक्रिट ऑफ द पेशेंट अपॉन हेमेटोक्रिट ऑफ द नॉर्मल वर्जन। सो बेसिकली अगर मान लीजिए कोई एनीमिया का पेशेंट है, कोई एनीमिया का पेशेंट है, तो एनीमिया के पेशेंट के अंदर टोटल आरबीसी कम हुई होंगी और नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट भी कम हुई होंगी, तो आरसी की वैल्यू क्या रहेगी? नियर बाई सेम रहेगी, क्योंकि दोनों ही कम हुई है, दोनों ही कम हुई है, तो दोनों ने बैलेंस कर लिया और आरसी की वैल्यू वही आ रही है जो पहले थी, नॉर्मल इंसान के अंदर थी। लेकिन पर्सन तो एनीमिक है, यानी एनीमिक पर्सन में भी जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो नॉर्मल जैसा आ रहा है। लेकिन अगर वहीं आप करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट की बात करो तो वहां होता है आरसी इंटू एससीटी ऑफ द पेशेंट अपॉन एससीटी ऑफ द नॉर्मल पर्सन। तो यहां एससीटी ऑफ द नॉर्मल पर्सन तो 45 ही रहेगा, 45 ही रहेगा। लेकिन एससीटी ऑफ द पेशेंट, अगर किसी कोई एनीमिया है तो उसका एससीटी कम हो जाएगा, पेशेंट का एससीटी कम हो जाएगा, और पेशेंट का एससीटी कम हो जाएगा तो सीआरसी की वैल्यू कम आ जाएगी, जो इंडिकेट करेगा कि पर्सन को एनीमिया। बात समझ में आई है? तो आरसी एनीमिक पेशेंट के लिए सही नहीं है, एनीमिक पेशेंट के लिए सीआरसी इज मोर एक्यूरेट। So if I compare between the RC and CRC, CRC is more accurate as compared to the RC. Okay, वैल्यू की बात करें CRC की, अगर वैल्यू CRC की ग्रेटर देन 2 आ रही है, यानी बोन मैरो अच्छा काम कर रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ CRC इज कमिंग लेस देन 2, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बोन मैरो इज नॉट फंक्शनिंग गुड। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स के बारे में। रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स, दैट इज आरपीआई। सो अब तक हमने क्या पढ़ा था? आरसी, हमने पढ़ा था सीआरसी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आरपीआई, रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स। आरसी रेटिकुलोसाइट काउंट क्या था? नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स अपॉन टोटल आरबीसी इंटू 100। सीआरसी क्या था? आरसी इंटू एससीटी ऑफ द पेशेंट अपॉन एससीटी ऑफ द नॉर्मल पर्सन। ओके, रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स क्या होता है? दिस इज आरपीआई, दिस इज इक्वल टू सीआरसी अपॉन मैच्योरेशन टाइम, अपॉन मैच्योरेशन टाइम। मैच्योरेशन टाइम आपको याद आया कुछ? मैंने आपको बताया था कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट से, मैंने आपको बताया था कि रेटिकुलोसाइट्स बनने का जो टाइम है वो 5 डेज है, और 5 डेज या 6 डेज है ना, 5 डेज या 6 डेज। और यहां से मैच्योर आरबीसी बनने का जो टाइम है वो 7 डेज है। ठीक है, यहां से बता रहा हूं, कोई भी टाइम जो बता रहा हूं मैं यहां से बता रहा हूं। तो ये बीच में जो 1 या 2, ये यहां तक 5 या 6 दिन, और यहां तक पहुंचने में 7 दिन, तो बीच में कितना दिन है? 1 या 2 दिन। दिस 1 या 2 दिन इज मैच्योरेशन टाइम, दिस इज मैच्योरेशन टाइम। अगर पर्सन हेल्दी है, जिसका हेमेटोक्रिट वैल्यू 45 है, कितना है? हेमेटोक्रिट वैल्यू 45 है, तो उसके अंदर मैच्योरेशन टाइम जो रहता है वो 1 डे का रहता है, 1 डे का रहता है। सो बेसिकली मैच्योरेशन टाइम डिपेंड अपॉन द हेमेटोक्रिट वैल्यू। जिसका हेमेटोक्रिट वैल्यू 45 है, उसका मैच्योरेशन टाइम कितना रहता है? 1 डे रहता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एससीटी एंड द मैच्योरेशन टाइम? एससीटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैच्योरेशन टाइम। जिस पर्सन का एससीटी वैल्यू कम होगा, यानी कि कम कब होता है? एनीमिया वगैरह के केस में। पैक्ड सेल वॉल्यूम कम कब होता है? एनीमिया के केस में। एससीटी या पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या था? कि टोटल ब्लड में आरबीसी कितनी है। अगर मैं बोल रहा हूं एससीटी कम हो रहा है, यानी आरबीसी कम हो रही होंगी ना, यानी पर्सन को कहीं ना कहीं एनीमिया रहा होगा। ठीक है, तो अगर किसी का एससीटी कम हो रहा है तो उसका मैच्योरेशन टाइम बढ़ जाता है, मैच्योरेशन होने में टाइम लगता है। सो कितना, अगर उसकी वैल्यू बताऊं तो अगर किसी का एससीटी 10% से डिक्रीज होगा तो उसका मैच्योरेशन टाइम 0.5 डेज से बढ़ जाए। फॉर एवरी 10% डिक्रीज इन द एससीटी, मैच्योरेशन टाइम इंक्रीज बाय द 0.5 days. Okay, so this reticulocyte production index is equal to CRC, that is corrected reticulocyte count upon the maturation time, this maturation time. Okay, sir, what is the importance of this reticulocyte production index? तो इसकी वही काम है इसका भी, to check the bone marrow activity, कि आपका बोन मैरो सही से काम कर रहा है कि नहीं।
और अब एक बात आती है कि सर इसके लिए हमारे पास सीआरसी था तो, और आप बता रहे थे कि सीआरसी इज मोर एक्यूरेट देन द आरसी, बट नाउ आई एम टेलिंग दैट आरपीआई इज मोर एक्यूरेट देन द सीआरसी. सो आउट ऑफ ऑल दीज थ्री, most accurate is the RPI, then CRC, then RC. Okay, the normal value of the RPI is 2 to 3. अगर 2 to 3 वैल्यू आ रही है RPI की, then it is fine. If it is less than 2, it is a decrease in the bone marrow activity. If it is greater than 3, it is the increased bone marrow activity. ठीक है. And this RPI is also known as poor bone marrow test. Poor bone marrow test क्यों बोलते हैं? क्योंकि गरीब आदमी है, बोन मैरो टेस्ट कराएगा बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन बोन मैरो की एक्टिविटी हम ब्लड से ब्लड सैंपल लेके उसमें आरपीआई इंडेक्स चेक करके कैलकुलेट कर सकते हैं बोन मैरो एक्टिविटी. तो बोन मैरो का हमने को बायोप्सी नहीं कराना पड़ा, बिना बोन मैरो बायोप्सी कराए हमने बोन मैरो का फंक्शन देख लिया बाय ब्लड सैंपल, बाय काउंटिंग द रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स. लेकिन सर आप ये तो बताइए ना, सीआरसी हमारे पास था तो आरपीआई क्यों किया? हाउ आरपीआई इज बेटर देन द सीआरसी? देखो सीआरसी क्या था? करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट. तो यहां सीआरसी के केस में जो बात हो रही है वहां किसको फोकस किया जा रहा है? रेटिकुलोसाइट्स के बारे में. लेकिन आपको पता है ना रेटिकुलोसाइट से नेक्स्ट स्टेज क्या है? आरबीसी. और कोई भी डिसीज जब होती है तो हम आरबीसी को चेक करते हैं. यानी व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया इज डिक्रीज इन द आरबीसी. ओके, सो अगर मान लो कि कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर रेटिकुलोसाइट्स तो बहुत अच्छी बन रही है बट वो मैच्योर नहीं हो पा रही है, और अगर वो मैच्योर नहीं हो पा रही है तो आरबीसी नहीं अच्छे से बन रही. तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर रेटिकुलोसाइट्स फाइन है लेकिन आरबीसी सही से नहीं बन पा रही है, तो उसका सीआरसी तो सही आएगा, क्योंकि सीआरसी क्या था? करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट. तो वो तो सिर्फ रेटिकुलोसाइट को देखेगा एंड रेटिकुलोसाइट इज फाइन. बट अगर कोई एनीमिया का पेशेंट है तो एनीमिया के पेशेंट में तो आरबीसी देखा जाएगा ना, और ये आरबीसी की बात तो यहां हो ही नहीं रही, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट से पहले रेटिकुलोसाइट बनती है, और रेटिकुलोसाइट जब मैच्योर होती है तब बनती है मैच्योर आरबीसी. बट हमने तो सिर्फ यहां तक का खेल देखा, बट यहां तक का खेल देखे काम नहीं चलेगा ना. सो वी हैव टू कंसीडर दिस मैच्योरेशन, कि मैच्योरेशन सही से हुआ है कि नहीं. दैट्स व्हाई वी एडेड दिस मैच्योरेशन टाइम. अब जो हमको निकल के आएगी आरपीआई, ये हमें आइडिया देगी अबाउट दिस आरबीसी, नॉट अबाउट दिस रेटिकुलोसाइट. यानी अब हम फाइनल तक मैच देखेंगे. We will see the final stage of RBC, that is matured RBC. बात समझ में आई? Why RPI is better than the CRC and RC? Is it clear to you? Is it clear to you? कोई नहीं बताएगा. ठीक है, चलो. Now we will discuss about the Miller disk method of counting. What is this Miller disk method of counting? इसमें क्या लेते हैं? माइक्रोस्कोप लेते हैं. माइक्रोस्कोप के पास आईपीस होते हैं. आईपीस पे हम क्या करते हैं? एक डिस्क लगाते हैं. ठीक है. Basically, this Miller disk method of counting is used for the reticulocyte counting, and this is also known as Miller's ocular disc. जो हम लगाते हैं ना आईपीएस के पास एक डिस्क लगा के देखते हैं, that is Miller's ocular disc. And this Miller ocular disc को हम क्या करेंगे? आईपीएस पे रखेंगे of the microscope, और फिर हमें उस डिस्क में कुछ ऐसा दिखेगा. एक बड़ा सा बॉक्स होएगा, एक छोटा सा बॉक्स होएगा. इस बड़े से बॉक्स में with the help of microscope we will count the number of reticulocytes, and this small वाला box we will count the other types of RBC. So this is a Miller disk method of the counting of the reticulocytes. So this was all about the reticulocytes. इतना इसके बारे में इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में, जब आप किसी का सीबीसी स्टडी करते हैं. ठीक है. नाउ वी विल क्विक स्टडी अबाउट द आरबीसी इंडेक्सेस. देखो आरबीसी इंडेक्सेस को मैंने ब्लड फिजियोलॉजी वाली यूनिट में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है. यहाँ हम उसका बस एक क्विक जल्दी से रिवीजन करेंगे ताकि हम जल्दी से आरबीसी की जो पैथोलॉजी है, मेन पैथोलॉजी है, उस पर पूछ सकें. ठीक है. Now we will talking about the RBC indices. और जो मैंने पीछे भी जो पढ़ाया ना अब तक, ये सारा भी मैंने ब्लड फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ाया है. यहाँ तो बहुत जल्दी से क्विक रिव्यू कराया है ताकि आप पैथोलॉजी अच्छे से समझ सकें. सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द आरबीसी इंडेक्सेस. आरबीसी इंडेक्सेस क्या होता है? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द पैरामीटर्स रिलेटेड टू द आरबीसी. आरबीसी से रिलेटेड जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी स्टडी करना आरबीसी इंडेक्सेस कहलाता है. आरबीसी से रिलेटेड पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? आरबीसी का साइज हो सकता है, आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है ये हो सकता है. तो आरबीसी से रिलेटेड अगर आप पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं तो दिस इज आरबीसी इंडेक्सेस. इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं. दिस इज पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमेटोक्रिट वॉल्यूम, रेड सेल काउंट, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एमसीवी दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीएस दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएससी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, सीआई कलर इंडेक्स, रेल सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, आरडीडब्ल्यू एंड द ईएसआर. ये सारी चीजों को हम क्विकली बहुत जल्दी एक करके समझने वाले हैं. सबसे पहले बात करते हैं पीसीबी.
पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है तो समझिएगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम को हम बोलते हैं हेमेटोक्रिट वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमेटोक्रिट वॉल्यूम भी बोलते हैं। ये क्या है? अगर आपके पास ब्लड है तो ब्लड में कितना हिस्सा आरबीसी ने ऑक्यूपाई कर रखा है, इसको हम बोलते हैं पीसीवी या हेमेटोक्रिट वैल्यू। जैसे कि मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब थी, इसमें ब्लड भरा हुआ है, तो अभी 100% ब्लड है। इसमें क्या है? 100% क्या है? ब्लड है। ठीक है, इसमें ब्लड के कंपोनेंट रहे हैं, इसमें आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लाज्मा भी है। तो मैं कह रहा हूं इस 100% ब्लड में आरबीसी का कितना परसेंटेज है, आरबीसी की हिस्सेदारी कितनी है, आरबीसी का पोर्शन कितना है। सो द पोर्शन ऑफ आरबीसी इन द कंप्लीट ब्लड इन द परसेंटेज इज नोन एज पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमेटोक्रिट वैल्यू। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितना होता है? 45। यानी आउट ऑफ दिस 100% 45% क्या होती है? आरबीसी होती है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट इज रेड सेल काउंट। रेड सेल काउंट, रेड सेल काउंट क्या होता है? नंबर ऑफ आरबीसी इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। मतलब 1 ml ब्लड में, 1 ml ब्लड में कितनी आरबीसी होंगी? दिस इज रेड सेल काउंट। 1 ml ब्लड है आपके पास, उसमें कितनी आरबीसी है? देखो आपने जो वैल्यू पढ़ी है ना 5.5 इंटू 10 की पावर 6 क्यूबिक पर mm, ये आपने पढ़ा है 1 mm क्यूब में, 1 mm क्यूब में। लेकिन मैं पूछ रहा हूं 1 ml में कितने में? 1 ml में। और इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहां देखो 1 mm क्यूब में हमने कितनी पढ़ी है? 5 to 5.5 मिलियन। 1 मिलियन में 10 की पावर 6 होता है। अब 1 mm क्यूब जो होता है वो 0.01 ml के बराबर होता है। यानी कि हमने पढ़ा है कि 1 mm क्यूब इज इक्वल टू 0.001 ml। और हमने ये भी पढ़ा है कि 1 mm क्यूब में 5.5 इंटू 10 की पावर 6 इतनी आरबीसी होती है। हमको पता करना है 1 ml में, तो 0.001 ml में इतनी है, तो 1 ml में कितनी होंगी? 5.5 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 0.001। एक यहां से पॉइंट हटाया, ऊपर 10 की पावर 3 गया, सो द आंसर इज 5.5 इंटू 10 की पावर 9, दैट इज 5.5 बिलियन। तो 5 to 5.5 बिलियन आरबीसी होती हैं इन द 1 ml ऑफ द ब्लड, इन द 1 ml ऑफ द ब्लड। सो दिस इज रेड सेल काउंट। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट अबाउट द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसको गौर करिएगा, आगे कंफ्यूज हो गया आप। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या होती है? ध्यान से सुना, ब्लड बोल रहा हूं। यूनिट वॉल्यूम ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, यूनिट वॉल्यूम ब्लड में, इन द यूनिट। ये यूनिट वॉल्यूम जो हम लेके चलते हैं वो बेसिकली डीएल लेके चलते हैं, डेसीलीटर। तो यूनिट वॉल्यूम ब्लड में, यूनिट वॉल्यूम ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, दिस इज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो एडल्ट मेल के अंदर होती है 13 to 16 ग्राम पर डीएल मेल में, 12 to 15 ग्राम पर डीएल फीमेल में, एंड 14 to 24 ग्राम पर डीएल इन द न्यूबॉर्न। सो ये क्या था? यूनिट वॉल्यूम ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन हो। ठीक है, यानी एक ये आपके पास क्या थी? टेस्ट ट्यूब थी, इसमें आपने 1 डीएल इतना, 1 डेसीलीटर इतना ब्लड डाला, तो इस ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है? दैट इज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ब्लड डाला, ध्यान से सुनना, बार बार वर्ड ब्लड डाला। ठीक है, आगे कंफ्यूज हो गया आप। तो दिस इज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एमसीवी। एमसीवी इज द मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का मतलब होता है एक आरबीसी कितना वॉल्यूम घेरती है, कितनी जगह घेरती है एक आरबीसी, उसको बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। और इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 90 क्यूबिक माइक्रोमीटर। सो एक आरबीसी है, ये बाइको कॉनकेव आपकी आरबीसी है। इसने कितना वॉल्यूम घेर रखा है, कितना वॉल्यूम इसने घेर रखा है, वो क्या है? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अगर इसने 90 से ज्यादा वॉल्यूम घेर रखा है देन इट इज कॉल्ड मैक्रोसाइटिक, यानी साइज बढ़ा हुआ है। अगर 90 है तो नॉर्मोसाइटिक है, और लेस देन 90 है तो ये माइक्रोसाइटिक है। तो अगर किसी का वॉल्यूम 90 से ज्यादा है मैक्रोसाइटिक, 90 से कम है तो माइक्रोसाइटिक। ठीक है, अब एबनॉर्मल शेप की आरबीसी को हमारी बॉडी नहीं रखती है। अगर ज्यादा है तो भी डिस्ट्रॉय कर देगी और कम है तो भी डिस्ट्रॉय कर देगी। ज्यादा है तो डिस्ट्रॉय कर रही है तो उसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया, और कम है तो डिस्ट्रॉय कर रही है तो दिस इज कॉल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ओके ओके, एमसीवी क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब इसको इस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन से कंफ्यूज मत करना। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, यहां मैं बोल रहा हूं ये क्या है? एक आपकी टेस्ट ट्यूब है, इसमें डीएल 1 डीएल आरबीसी है, और इनके पास कितना हीमोग्लोबिन है? ये क्या है आपका? मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ओ सॉरी, आई रिपीट अगेन, रुको एक मिनट। ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द
मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन दैट इज MCH, दिस इज MCH। तो MCH क्या होता है कि आपकी ये एक आरबीसी है, क्या है, एक आरबीसी है, इसमें कितना हीमोग्लोबिन होगा, दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें की नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो होती है 27 टू 32 पिकोग्राम, 27 टू 32 पिकोग्राम। लेस देन 27 है तो हाइपोक्रोमिक, ग्रेटर देन 32 है तो हाइपरक्रोमिक। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये वाला था, दिस इज कॉल्ड मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एक टेस्ट ट्यूब है आपके पास, इसमें आपने 1 DL RBC डाली है, इस 1 DL RBC में आपका कितना हीमोग्लोबिन होगा, दिस इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 33 टू 37 ग्राम पर DL। अब मैं आपको तीनों एक साथ बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले हमने बात करी थी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के बारे में, फिर हमने बात करी थी MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन के बारे में, फिर हमने बात करी थी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के बारे में। तीनों में डिफरेंशिएशन क्या था, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या था, आपने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में 1 DL ब्लड लिया था, क्या लिया था, 1 DL ब्लड, इस 1 DL ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन था, दैट इज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अच्छा, नेक्स्ट MCH, आपने एक आरबीसी ली थी, एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन था, दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। और मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या थी, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें आपका जो 1 DL क्या है, आरबीसी है, यहां और यहां में डिफरेंस देखो, यहां 1 DL ब्लड था, यहां 1 DL आरबीसी है, तो 1 DL आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, और जिसकी वैल्यू होती है 33 टू 37 ग्राम पर DL। नाउ टॉकिंग अबाउट द कलर इंडेक्स, कलर इंडेक्स क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ द percent of hemoglobin to the percent of RBC in the blood. So the ratio of percent of hemoglobin to the percent of RBC is the color index, and the value of the color index is 0.8 to 1. If it is less than 0.8, it is called as, person is known as anemic. Now the next is red cell distribution width. Red cell distribution width also known as RDW. ये क्या होता है, red cell distribution width क्या होती है, this is the measure of the variation in the size of RBC. This is the measure of variation in the size of RBC. ध्यान से सुनना, दो बातें, अगर मैं स्टडी कर रहा हूं वेरिएशन इन द साइज ऑफ RBC, दिस इज नोन एज एनाइसोटिसिस, एनाइसोसाइटोसिस। वेरिएशन इन द साइज ऑफ RBC इज नोन एज एनाइसोसाइटोसिस। कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टेज को क्या बोलते हैं, कंडीशन को क्या बोलते हैं, बट इस कंडीशन के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, RDW। वेरिएशन इन द साइज ऑफ RBC इज नोन एज एनाइसोसाइटोसिस, बट अगर मैं इसका मेजरमेंट करूं कि कितना वेरिएशन है, उस वेरिएशन के मेजरमेंट को हम बोलते हैं RDW। लेकिन अगर आप सिर्फ RBC के साइज का मेजर कर रहे हैं, दो बात है, एक आप RBC के साइज को मेजर कर रहे हैं, दैट इज MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, लेकिन दूसरी बात यह है कि आप RBC के अंदर होने वाले वेरिएशंस को मेजर कर रहे हैं, दैट इज RDW। MCV की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, 90 क्यूबिक माइक्रोमीटर। ठीक है, तो वो तो आप कर रहे हैं मेजर ओनली द साइज ऑफ RBC, बट यू आर मेजरिंग नाउ द वेरिएशन इन द साइज ऑफ RBC, दैट इज RDW। एंड इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 11.5 टू 14.5, ये नॉर्मल वैल्यू है, बट अगर किसी की 16% के अराउंड पाई जा रही है, देन परसेंट हैविंग लॉट्स ऑफ वेरिएशन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज ESR। ESR बहुत इंपॉर्टेंट है, ESR बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया है। ये क्या होता है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी किस रेट से RBC सेटल होंगी टुवर्ड्स द बेस, जब हम इनको एक वर्टिकल टेस्ट ट्यूब में लेते हैं विटा एंटीकोगुलेंट। यानी एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने ब्लड लिया है, ब्लड में एंटीकोगुलेंट मिलाया है, एंटीकोगुलेंट मिला के हमने इसको टेस्ट ट्यूब को एकदम रख दिया, एकदम स्टैंड पे रख दिया बिना हिला डुलाई। अब हम देख रहे हैं कि ये जो RBC है ये किस रेट से सेटल कर रही है। RBC विल सेटल एट द बेस ड्यू टू द ग्रेविटी, तो इसका किस रेट से नीचे जाके सेटल हो रही है, दिस इज कॉल्ड ESR। एंड द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ESR फॉर द मेल इज 0 to 15 mm per hour, for the female 0 to 20 mm per hour, for the children 0 to 10 mm per hour, and for the newborn it is 0 to 2 mm per hour. Now we will talk about the recalling। अभी तक हमने जो भी RBC इंडिसेस पढ़े हैं उन सबको एक बार रिकॉल करते हैं। PCV क्या था, टोटल ब्लड का कितना परसेंट RBC ने ऑक्यूपाई कर रखा है, नॉर्मल वैल्यू 45%। रेड सेल काउंट क्या था, 1 ml ब्लड में कितनी RBC होंगी, रेड सेल काउंट 5 बिलियन। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या था, 1 DL ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होगा, दैट इज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 13 to 16 मेल, 12 to 15 फीमेल और 14 to 24 न्यूबॉर्न। यूनिट क्या थी, ग्राम पर DL। MCV
मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी एक आरबीसी कितना वॉल्यूम घेरती है, कितनी जगह घेरती है। वैल्यूज थी 90 क्यूबिक माइक्रोन, 90 से ज्यादा मैक्रोसाइटिक, 90 नॉर्मोसाइटिक, 90 से कम माइक्रोसाइटिक। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। वैल्यू 27 to 32 पिकोग्राम, इससे ज्यादा है तो हाइपोक्रोमिक, इतना है तो नॉर्मोक्रोमिक, इससे कम है तो हाइपोक्रोमिक। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, ये क्या था, ये था कि एक डीएल आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है, दैट इज एमसीएससी 33 to 37 ग्राम पर डीएल। कलर इंडेक्स, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन टू द परसेंटेज ऑफ आरबीसी, वैल्यू 0.8 to 1, लेस देन 0 पॉइंट एनीमिया। RDW, measure of variation in the RBC, RDW, normal value 11.5 to 14.5, greater than or equal to 16, lots of variation है, कोई ना कोई abnormality है। Now ESR, the rate at which RBC settle down in a vertical test tube, ठीक है, with the blood and anticoagulant। Normal value in the male 0 to 15 mm per hour, normal female 0 to 20 mm per hour, normal child 0 to 10 mm per hour, normal newborn 0 to 2 mm per hour। So this was all about the physiology। अब थोड़ा बात करते हैं आरबीसी की पैथोलॉजी के बारे में। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ आरबीसी, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ आरबीसी या तो बढ़ेगी या घटेगी। बढ़ेगी तो दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया, एंड घटेगी तो दिस कंडीशन इज नोन एज एराथ्रोपिनिया, एंड द कॉज ऑफ डिक्रीजमेंट इज पैथोलॉजिकल, देन दिस एबनॉर्मल डिक्रीज इज नोन एज एनीमिया। So now in coming lecture we will discuss this abnormal decrease in the RBC due to any pathological cause or any other cause। We will discuss this anemia in very detail in the coming lecture। मेडिकल साइंस में जितने तरह के एनीमिया हैं सारे पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।